नमस्कार और द डीप डाइव में स्वागत। आज हम एक ऐसे विषय में गोता लगा रहे हैं जो लाइब्रेरी साइंस की दुनिया का आप कह सकते हैं एक तरह से इंजन है, पुस्तकालय वर्गीकरण। और ये चर्चा ये खासतौर पर यूजीसी नेट एलआईएस परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए बहुत काम की होने वाली है। हम बात करेंगे आइसोलेट्स और ऑक्सिलरीज की। अजीब से नाम लगते हैं ना, पर ये हैं क्या, और डीडीसी, सीसी, यूडीसी, लोक, बीसी2 जैसी अलग अलग प्रणालियों में ये कैसे कैसे काम करते हैं। हाँ, ये नाम थोड़े टेक्निकल जरूर है, पर असल में ये वर्गीकरण को जानदार बनाते हैं। आज की हमारी ये जो पड़ताल है, इसका आधार है डॉक्टर MP सतीजा का एक लेख। तो मिशन साफ है, इन कॉन्सेप्ट को समझना, इनके अंतर जानना और उदाहरणों से बात बिल्कुल साफ करना। चले फिर बिल्कुल शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, पुस्तकालय वर्गीकरण सिर्फ विषयों को बांटना नहीं है ना, ये उससे कुछ ज्यादा है। मुझे रंगनाथन की वो बात याद आ रही है, दस्तावेज के 3 हिस्से, स्थूल शरीर। हाँ, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा। बिल्कुल, वर्गीकरण सिर्फ आत्मा यानी विषय तक ही नहीं रुक सकता। क्यों? मतलब अगर विषय एक ही है तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। सोचिए, एक ही विषय है, मान लीजिए अर्थशास्त्र। अब इस पर एक डिक्शनरी भी है, एक रिसर्च जर्नल भी है और एक सामान्य परिचय वाली किताब भी। अगर हम सिर्फ विषय आत्मा देखेंगे तो ये सब एक साथ आ जाएंगे। हाँ, ये तो है। लेकिन पाठक को शायद सिर्फ डिक्शनरी चाहिए या फिर सबसे ताजा शोध। यहीं पर दस्तावेज का सूक्ष्म शरीर, जैसे किस भाषा में है, किस दृष्टिकोण से लिखा है, ऐतिहासिक, दार्शनिक, और स्थूल शरीर यानी भौतिक रूप, किताब है, पत्रिका है, नक्शा है, ये सब महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अच्छा, तो यहीं पर ये सहायक तत्व यानी ऑक्सिलरीज या फिर कहें आइसोलेट्स, ये आते हैं। वे विषय के अलावा दूसरी जानकारी देते हैं। एकदम सही, यही इनका रोल है। ये वो चीजें हैं जो बार बार आती हैं, किसी भी विषय के साथ जुड़ सकती हैं। जैसे किसी भी विषय का इतिहास हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल। या किसी भी विषय पर डिक्शनरी बन सकती है या शोध हो सकता है। तो इन बार बार आने वाले पहलुओं को अलग से कोड दे दिया जाता है। इससे वर्गीकरण ज्यादा सटीक बनता है, लचीला बनता है। ये दस्तावेज की पूरी कहानी कहने में मदद करते हैं, सिर्फ विषय की नहीं। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं डीडीसी से, यानी ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन से। मेल्विन डेवी ने तो काफी पहले 1885 में ही फॉर्म डिवीजन शुरू कर दिए थे। अब इन्हें स्टैंडर्ड सब डिविजन्स कहते हैं। ये नाम क्यों बदला और ये हैं क्या असल में? हाँ, ये बदलाव धीरे धीरे हुआ। शुरू में फॉर्म डिविजन्स ज्यादातर दस्तावेज के बाहरी रूप पर ही ध्यान देते थे, पर जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा, प्रकाशन के तरीके बदले, तो डेवी सिस्टम को भी बदलना पड़ा। अच्छा। 17वें एडिशन में 1965 में इनका नाम स्टैंडर्ड सब डिविजन्स कर दिया गया, क्योंकि इनका काम बढ़ गया था। अब ये सिर्फ बाहरी रूप जैसे -03 डिक्शनरी या -05 पत्रिका ही नहीं बताते, जैसे 07 स्टडी एंड टीचिंग। तो ये एक तरीके स्टैंडर्ड कोड हो गए किसी भी विषय में अतिरिक्त जानकारी जोड़ने के लिए। इन्हें जोड़ने के नियम भी होंगे कुछ? हाँ, नियम है और ये जानना जरूरी है। पहली बात, ये लगभग हमेशा 0 से शुरू होते हैं। ओके, 0 से? हाँ, इससे पता चलता है कि ये मुख्य नंबर नहीं, सहायक है। दूसरी बात, इन्हें किसी भी मान्य क्लास नंबर के आखिर में जोड़ा जा सकता है अगर मना ना किया गया हो। और तीसरी, जो बहुत जरूरी है, इन्हें तभी जोड़ें जब जरूरत हो। अगर वो बात पहले से ही मुख्य नंबर में शामिल है तो नहीं जोड़ना है। मतलब बेवजह नंबर लंबा नहीं करना है। जैसे आपने कहा 09 इतिहास के लिए है, तो भारत का इतिहास जिसका नंबर 954 है, उसमें 954.09 नहीं करेंगे। बिल्कुल सही, क्योंकि 954 का मतलब ही है भारत का इतिहास। उसमें 09 जोड़ना रिडंडेंट होगा, मतलब फालतू होगा। उदाहरण देखें तो? हाँ, देखते हैं। जैसे पुस्तकालय विज्ञान का शब्दकोश, तो 020 है लाइब्रेरी साइंस, इसमें हम डिक्शनरी के लिए -03 जोड़कर 020.3 बना देंगे। ठीक है। या फिर विज्ञान की पत्रिकाएं, 500 है विज्ञान, इसमें हम -05 जोड़ेंगे सीरियल्स के लिए, तो ये 505 बन जाएगा। डीडीसी के नियमों के हिसाब से यहाँ एक शून्य हट जाता है। अच्छा, पर ये टेबल 1 यानी स्टैंडर्ड सब डिविजन ही सब कुछ तो नहीं है डीडीसी में? और भी टेबल्स हैं शायद? जी हाँ, बिल्कुल। डीडीसी की ताकत उसकी दूसरी सहायक तालिकाओं में भी है, टेबल 2 से टेबल 6 तक। टेबल 2 है भौगोलिक क्षेत्रों के लिए, जैसे भारत के लिए -54। टेबल 5 है जातीय और राष्ट्रीय समूहों के लिए। टेबल 6 भाषाओं के लिए है,
ये सब मिलकर डीडीसी को काफी हद तक सिंथेटिक यानी नई चीजों के नंबर बनाने लायक बनाते हैं। तो डीडीसी ने एक रास्ता दिखाया, पर फिर आते हैं हमारे अपने एसआर रंगनाथन साहब और उनकी कोलन क्लासिफिकेशन यानी सीसी। वो तो वर्गीकरण को एक अलग ही कह सकते हैं फलसफे पर ले गए। यहाँ आइसोलेट का क्या मतलब है, और ये कॉमन आइसोलेट्स और स्पेशल आइसोलेट्स में क्या अंतर है? हाँ, रंगनाथन का दृष्टिकोण बिल्कुल मौलिक था। उनके लिए आइसोलेट ज्ञान का एक छोटा सा टुकड़ा है जो अपने आप में पूरा विषय नहीं है पर विषय बनाने के लिए जरूरी है। जैसे गेहूं एक आइसोलेट है, ये कृषि जो एक मेन क्लास है के साथ जुड़कर एक विषय बनाता है। स्पेशल आइसोलेट्स वो हैं जो किसी खास मेन क्लास या उसके किसी पहलू फैसेट से ही जुड़े होते हैं। जैसे गेहूं कृषि मेन क्लास जे से ही जुड़ा है। और कॉमन आइसोलेट्स नाम से लग रहा है ये आम होंगे, कहीं भी इस्तेमाल होने वाले? हाँ, यही इनकी खासियत है। कॉमन आइसोलेट्स यानी सीआई ये वो स्टैंडर्ड अवधारणाएं हैं जो एक बार बना दी गईं और फिर सिद्धांत में किसी भी मेन क्लास के साथ इस्तेमाल हो सकती हैं। ये ज्यादातर दस्तावेज के रूप, दृष्टिकोण या अन्य भारी पहलुओं के बारे में बताते हैं, जैसे ग्रंथ सूची, पत्रिका, जीवनी, आंकड़े वगैरह। और यहीं पर वो मशहूर एबीपी पैटर्न भी आता है ना? ये इन कॉमन आइसोलेट से कैसे जुड़ा है? सुनने में तो बड़ा दिलचस्प लगता है, एपीयूपिया। हाँ, दिलचस्प तो है। ये रंगनाथन की प्रतिभा दिखाता है। एपीयूपीए का मतलब है एलियन, पेनुम्ब्रल, अम्ब्रल, पेनुम्ब्रल, एलियन। ये शेल्फ पर किताबों को एक खास पढ़ने में मददगार क्रम में लगाने का तरीका है, और ये मुमकिन होता है दो तरह के कॉमन आइसोलेट से। दो तरह के? कौन-कौन से? पहला है एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स यानी एसीआई। एंटीरियराइजिंग मतलब पहले आने वाले। ये सीआई मुख्य क्लास नंबर के पहले लगते हैं। इन्हें जोड़ने के लिए किसी डैश या कोलन जैसे निशान की जरूरत नहीं होती। अच्छा, पहले लगते हैं। हाँ, और शेल्फ पर भी ये मुख्य विषय से पहले आते हैं। रंगनाथन इन्हें अप्रोच डॉक्यूमेंट्स मानते थे, यानी मुख्य विषय पर जाने से पहले पढ़ने लायक सामग्री। और दूसरे हैं पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स यानी पीसीआई। पोस्टीरियराइजिंग मतलब बाद में आने वाले। ये मुख्य विषय के बाद आते हैं और इन्हें जोड़ने के लिए कोलन, सेमीकोलन जैसे संयोजक चिन्ह, कनेक्टिंग सिंबल की जरूरत होती है। ये विषय के अंदरूनी पहलुओं या गहन अध्ययन को दिखाते हैं। तो एसीआईज पहले, पीसीआईज बाद में। इनके कुछ उदाहरण देंगे? जरूर। एसीआई का उदाहरण है ए, जो ग्रंथ सूची के लिए है। तो अगर बी गणित है तो बीए गणित की ग्रंथ सूची होगी और शेल्फ पर बी से पहले आएगी। ओह। एक और एसीआई है एम, पत्रिका पीरियोडिकल के लिए। तो 2M लाइब्रेरी साइंस की पत्रिका होगी जो 2 लाइब्रेरी साइंस से पहले आएगी। और पीसीआई का? पीसीआई के उदाहरण है जैसे एनर्जी फैसेट में एफ, शोध के लिए, या पर्सनालिटी फैसेट में डी, संस्थान के लिए। इन्हें विषय नंबर के बाद कोलन वगैरह लगाकर जोड़ा जाता है। तो इन एसीआईज और पीसीआईज की वजह से शेल्फ पर एक क्रम बनता है। आसपास के विषय, फिर एसीआई वाले दस्तावेज, फिर मुख्य विषय, फिर पीसीआई वाले दस्तावेज और फिर अगला विषय। कमाल है। हाँ, सोच तो बहुत अच्छी थी। हालांकि इस पर बहस भी होती है कि क्या सभी एसीआई जैसे पत्रिकाएं वाकई अप्रोच डॉक्यूमेंट है? शायद नहीं, पर हाँ, शेल्फ पर एक उपयोगी ग्रुप बनाने में ये मदद तो करते हैं। चलिए अब चलते हैं यूडीसी यानी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन पर। इसे अक्सर डीडीसी का एडवांस वर्जन कहा जाता है, खासकर इसकी सहायक तालिकाओं को लेकर। क्या खास है यूडीसी में? यूडीसी की सबसे बड़ी ताकत उसकी बहुत ही विस्तृत और लचीली ऑक्सिलरी टेबल्स हैं। ये डीडीसी के आधार पर बनी, पर इसे वैज्ञानिक और तकनीकी दस्तावेजों के लिए बहुत ज्यादा सक्षम बनाया गया। यूडीसी में 2 तरह की ऑक्सिलरीज हैं, कॉमन ऑक्सिलरीज जो कहीं भी लग सकती हैं, और स्पेशल ऑक्सिलरीज जो कुछ खास जगहों पर ही लगती हैं। ये जो कॉमन ऑक्सिलरीज हैं, टेबल 1A से 1K, ये क्या-क्या बताती हैं और क्या इन्हें सच में कहीं भी लगा सकते हैं? हाँ, यही इनकी खूबी है। बिना किसी खास निर्देश के आप इन्हें किसी भी मुख्य यूडीसी नंबर के साथ जोड़ सकते हैं, और ये बहुत कुछ कवर करती हैं। जैसे टेबल 1C है भाषा के लिए, जिसका निशान है इक्वल टू। अच्छा, भाषा के लिए इक्वल टू। टेबल 1D है फॉर्म या प्रपत्र के लिए, जैसे डिक्शनरी, पत्रिका, इसका निशान है 0। टेबल 1E है स्थान के लिए,
जिसका निशान है 19। टेबल 1F है जाति या राष्ट्रीयता के लिए, निशान है =1। टेबल 1G है समय के लिए, निशान है डॉट। और भी हैं। बाप रे, ये तो सच में बहुत डिटेल्ड है। 2 उदाहरण हो जाएं इसके। बिल्कुल। मान लीजिए हमें नंबर बनाना है अंग्रेजी में बीजगणित का, तो 512 है बीजगणित। इसमें हम टेबल 1C से अंग्रेजी का कोड =111 जोड़ देंगे। बन गया 512 = 111। आसान लग रहा है। दूसरा उदाहरण, भारत की विदेश नीति 327 है विदेश नीति। इसमें हम टेबल 1E से भारत का कोड 540 जोड़ देंगे। बन गया 327540। समझ गया। UDC इनको जोड़ने का एक क्रम भी बताता है ताकि नंबर हमेशा एक जैसे दिखें। और हाँ, स्पेशल ऑक्सिलरीज भी हैं जिनके निशान है डॉट, माइनस, डैश। ये किसी खास क्लास या सब डिवीजन पर ही लागू होती हैं। ये UDC को और भी पावरफुल बनाती हैं। ठीक है, तो हमने DDC, CC, UDC देख लिया, जहां ये सहायक तत्व खूब इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अब आते हैं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन यानी LOC पर। इसका रास्ता तो एकदम जुदा है ना? सुना है इसमें ऐसी आम सहायक तालिकाएं हैं ही नहीं। हाँ, LOC का फलसफा ही अलग है। ये ज्यादातर एन्यूमरेटिव यानी परिगणनात्मक प्रणाली है। मतलब ज्यादातर विषयों के बने बनाए नंबर शेड्यूल में ही दे दिए जाते हैं। इसमें DDC की टेबल 1 या UDC की कॉमन ऑक्सिलरीज जैसी कोई एक यूनिवर्सल सहायक तालिका नहीं है। तो फिर ये फॉर्म या जगह जैसी चीजें कैसे दिखाते हैं? क्या हर विषय के लिए अलग से लिस्ट बनी है? बिल्कुल, यही LOC की खासियत है और यही वजह है कि ये इतनी बड़ी प्रणाली है। LOC हर बड़े विषय या देश के लिए जरूरत के हिसाब से फॉर्म और भौगोलिक उपविभागों की लिस्ट सीधे शेड्यूल में ही दे देता है। अच्छा, मतलब हर जगह अलग अलग। हाँ, जैसे अमेरिका के इतिहास क्लास E के लिए जो सब डिवीजन होंगे, वो जरूरी नहीं कि भारत के इतिहास क्लास DS के लिए भी वही हो। लॉक हर जगह जरूरत के मुताबिक लिस्ट देता है। इससे क्लासिफायर को शायद आसानी होती है कि अलग टेबल नहीं देखनी पड़ती, पर शेड्यूल बहुत भारी भरकम हो जाते हैं। ये तो एकदम ही अलग नजरिया हुआ। सुविधा के लिए विशालता को अपनाया। अब एक और प्रणाली देखते हैं, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन सेकंड एडिशन BC2। ये तुलनात्मक रूप से नई है। क्या ये लॉक की तरह है या DDC UDC की तरह सहायक तत्वों का इस्तेमाल करती है? BC2, जिसे जैक मिल्स और उनके साथियों ने बनाया, ये एक मॉडर्न फेसेटेड यानी पहलू आधारित प्रणाली है। ये लॉक से बिल्कुल उलट रंगनाथन के विचारों से ज्यादा प्रभावित है। इसमें बहुत अच्छी तरह से विकसित कॉमन ऑक्सिलरी स्केड्यूल्स हैं जो वॉल्यूम 1 में दिए गए हैं। इसमें क्यों कौन सी ऑक्सिलरी स्केड्यूल्स हैं? इसमें मुख्य रूप से 6 हैं। शेड्यूल 1 है फॉर्म के लिए, शेड्यूल 1A है विषय से जुड़े व्यक्तियों के लिए, शेड्यूल 2 स्थान के लिए, शेड्यूल 3 भाषा के लिए, शेड्यूल 3A जातीय समूहों के लिए और शेड्यूल 4 समय के लिए। इन्हें जोड़ने के नियम भी साफ हैं। कुछ को जैसे फॉर्म, स्थान, क्लासिफायर्स जरूरत पड़ने पर बिना निर्देश के भी जोड़ सकता है। कुछ और जैसे भाषा, जातीय समूह तभी जोड़े जाते हैं जब शेड्यूल में कहा गया हो। कभी-कभी इन्हें जोड़ने के लिए एक इंट्रोड्यूसिंग डिजिट लगता है, जैसे व्यक्ति के लिए 4, स्थान के लिए 8। तो ये CC और UDC की तरह संश्लेषण पर काफी जोर देती है। तो हमने पांचों मुख्य प्रणालियों में इन आइसोलेट्स और ऑक्सिलरीज की कहानी देखी। DDC के स्टैंडर्ड सब डिविजन्स, CC के कॉमन आइसोलेट्स, UDC के कॉमन ऑक्सिलरीज, लॉकी का अपना अनोखा तरीका और BC2 का आधुनिक फैसेटेड तरीका। इन सब का निचोड़ क्या है? ये क्यों इतने जरूरी हैं, खासकर UGC नेट LIS की तैयारी करने वालों के लिए? देखिए, इनका महत्व कई तरह से है। पहला, ये वर्गीकरण को सिर्फ विषय तक सीमित नहीं रखते, बल्कि दस्तावेज के दूसरे जरूरी पहलू रूप, दृष्टिकोण, भाषा, स्थान, समय इनको भी शामिल करते हैं। इससे वर्गीकरण ज्यादा सटीक बनता है। हाँ, ये तो है। दूसरा, ये शेल्फ पर एक जैसे दस्तावेजों को एक साथ लाते हैं, जैसे किसी विषय के सारे शब्दकोश एक जगह मिल जाएंगे। ये यूजर्स के लिए बहुत सुविधाजनक है। बिल्कुल। तीसरा, ये सिस्टम को लचीला और सिंथेटिक बनाते हैं, यानी नए ज्ञान और नए तरह के दस्तावेजों के लिए नंबर बनाना आसान हो जाता है। चौथा, अक्सर ये नोटेशन यानी अंकन को याद रखने लायक मुनमोनिक बनाते हैं, जैसे DDC में 03 हमेशा डिक्शनरी ही होगा। हाँ, ये मिनोमोनिक वाला पॉइंट अच्छा है। और आखिर में ये सब मिलकर लाइब्रेरी में दस्तावेजों के बेहतर मैनेजमेंट,
डिस्प्ले और रिट्रीवल यानी उन्हें खोजने में मदद करते हैं। नेट LIS परीक्षा के लिए इन कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये वर्गीकरण की गहराई और सटीकता से जुड़े हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ टेक्निकल बातें नहीं बल्कि ज्ञान को ऑर्गेनाइज करने के पावरफुल टूल्स हैं। चलिए इसी बात पर कुछ अभ्यास प्रश्न हो जाएं जो UGC नेट LIS के पैटर्न जैसे हों। पहला सवाल, DDC में स्टैंडर्ड सब डिवीजन 07 क्या बताता है? एक उदाहरण भी दीजिए। 07 का मतलब है अध्ययन, शिक्षण और शोध, स्टडी, टीचिंग एंड रिसर्च। जैसे 500 विज्ञान में इसे जोड़ें तो 507 बनता है, विज्ञान का अध्ययन और शिक्षण। बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल, CC का जो प्रसिद्ध APUPA पैटर्न है उसे बनाने में किस तरह के कॉमन आइसोलेट्स का रोल है? APUPA पैटर्न मुख्य रूप से एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स ACIs और पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स PCIs, इन दोनों के मिलने से बनता है। ACIs मुख्य विषय यमरल से पहले का पेनम्ब्रल एरिया बनाते हैं और PCIs मुख्य विषय के बाद का पेनम्ब्रल एरिया। ठीक है। तीसरा सवाल, UDC में कॉमन ऑक्सिलियरी टेबल 1F क्या दर्शाता है और उसका निशान सिंबल क्या है? टेबल 1F है जाति, जातीयता और राष्ट्रीयता के लिए, और इसका निशान है कोष्ठक में बराबर का चिन्ह यानी बराबर। और आखिरी सवाल आज का, कौन सी बड़ी वर्गीकरण प्रणाली है जो अपनी एन्यूमरेटिव यानी परिगणनात्मक प्रकृति और आम सहायक तालिकाओं की कमी के लिए जानी जाती है? वो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन यानी LOC। इसमें ज्यादातर नंबर बने बनाए मिलते हैं और DDC, UDC जैसी कॉमन सहायक तालिकाएं नहीं होती। बहुत अच्छे। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल आइसोलेट्स और ऑक्सिलियरीज की दुनिया में। हमने देखा कि कैसे अलग-अलग वर्गीकरण प्रणालियों ने दस्तावेजों को सिर्फ विषय नहीं बल्कि उनके कई आयामों पर ऑर्गेनाइज करने के तरीके खोजे हैं। इन सब का मतलब यही है कि ज्ञान को सलीके से रखना एक मुश्किल काम है और इन सहायक तत्वों ने इसमें बहुत मदद की है। ये लाइब्रेरियों को किताबों के ढेर से ज्ञान के व्यवस्थित खजाने में बदलते हैं। और ये हमें एक अहम सवाल की तरफ ले जाता है। आज के डिजिटल युग में जहां गूगल सर्च का बोलबाला है, क्या इन बारीक इंसानों द्वारा बनाई गई वर्गीकरण की संरचनाओं की जरूरत बची है? और जो लाइब्रेरियन है वो कैसे पक्का करें कि वे इन शक्तिशाली उपकरणों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? और भविष्य के लिए एक सोच छोड़ जाती हूँ, क्या कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI इन जटिल सहायक संरचनाओं को पूरी तरह समझकर लागू कर पाएगी, या ज्ञान के बारीक फर्क को समझने और उसे व्यवस्थित करने में इंसान की विशेषज्ञता हमेशा जरूरी रहेगी? सोचिएगा इस पर। हमें पूरी उम्मीद है कि UGC नेट लिस्ट की तैयारी कर रहे हैं साथियों के लिए ये चर्चा काफी फायदेमंद रही होगी। अगर आपको ये जानकारी और विश्लेषण अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसी ज्ञान बढ़ाने वाली चर्चाओं के लिए हमसे जुड़े रहें। आपके कोई सवाल या सुझाव हों तो ज़रूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सीखते रहें, खोजते रहें। अलविदा।